अब सवाल यह है कि प्रदर्शन तो खत्म हो गया, मंत्री जी का इस्तीफा भी हो गया, अब अगला क्या क्या कुछ कर रहे हैं सीजेपी के चीफ दीपके आज पहुंचे एक बड़े वकील से मिलने के लिए। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, अभिजीत दीपके पहुंचे हैं कपिल सिब्बल के आवास पर। निघून जा, मग जा थोडं साईडला त्यांनी संवाद साधायला नकार दिलेला। अभिजीत दीपके संभाजीनगरला जाणार का हा मुद्दा अभिजीत अब देखिए दीपके का आगे का प्लान क्या है, पार्टी उनकी क्या करने वाली है। आंदोलन के बाद सीजेपी अगले प्लान पर काम कर रही है, इसलिए तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब सीजेपी के फाउंडर कानूनी कार्रवाई से बचने में लगे। तभी तो दीपके ने वकील कपिल सिब्बल से मुलाकात की। दिल्ली में अभिजीत दीपके सिब्बल के घर पहुंचे, जहां दोनों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत होने का दावा है। कहा यह जा रहा है कि आंदोलन में जिन लोगों पर केस दर्ज हुए उसको लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई पर मंथन हुआ, क्योंकि सीजेपी चाहती है कि सब पर एफआईआर दर्ज, जो एफआईआर हुई वो वापस ली जाए। यह मांग उन्होंने सरकार से भी रखी है, जिसे माना गया है। हालांकि केस वापसी का कोई ब्लूप्रिंट सामने नहीं आया है। ऐसे में सीजेपी इस मामले में कपिल सिब्बल से कानूनी सलाह ले रही है, क्योंकि दीपके ने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान तो पहला विकेट है। वो कह रहे हैं, उन्होंने दावा किया हम यहीं नहीं रुकेंगे, ये बस शुरुआत है। राजनीति के मोर्चे पर फिलहाल सीजेपी ने बड़ा प्लान नहीं बताया अब तक, मगर उनके दावों के मुताबिक वो शिक्षा में सुधार पर काम करेंगे। इसके लिए यूपी बिहार समेत कई जगह आंदोलन कर सकते हैं। सीजेपी ने यूपी में पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी। दीपके खुद कह चुके हैं कि दिल्ली के बाद बिहार भी जाऊंगा। एक और अहम बात यह कि मुझे हीरो मत बनाओ, दीपके कहते हैं। एक शख्स को हीरो बनाने से देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पीएम मोदी पर अटैक करते हैं, वो सुनिए जरा दीपके क्या कह रहे हैं। जितने भी लोग जंतर मंतर पर बने रहे फॉर 37 days, I want to thank each and every one of you, and I want to tell you that I really appreciate what you did for this country। और जिन लोगों ने हम पर डाउट किया, हमें क्रिटिसाइज करा या हमसे सवाल किए कि आप लोग सीरियस नहीं हो, आप लोग प्रोटेस्ट करना नहीं जानते हो, आई वॉन्ट टू थैंक देम एज वेल। अगर आप लोग हमें क्रिटिसाइज नहीं करते, अगर आप लोग हमसे सवाल नहीं करते, तो हमें शायद से इम्प्रूव करने का मौका नहीं मिलता। दिस इज जस्ट अ बिगनिंग। द कॉकरोच जनता पार्टी हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो, एंड फॉर श्योर वी विल गो लॉन्ग वे। दिस इज जस्ट अ बिगनिंग। तो दीपके कह रहे हैं कि अभी कॉकरोच जनता पार्टी को बहुत काम करना है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है। दूसरी तरफ देखिए, उनके घर, उनके परिवार से मिलने के लिए आज महाराष्ट्र के एक मंत्री पहुंचे। दीपक के घर फडणवीस के मंत्री पहुंचे हैं, संजय सिरसट, और दीपके की माता जी को आप देख रहे हैं और उनके पिताजी को। इस पूरे आंदोलन में 4 बड़े चेहरे थे जो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे। कौन है वो? सबसे पहले अभिजीत दीपके, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक। सीजेआई की एक टिप्पणी के बाद पार्टी बनाने का ऐलान किया। 2 महीने में सोशल मीडिया पर 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाले अभिजीत पत्रकारिता कर चुके हैं, अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन की पढ़ाई की है। दीपके के पास राजनीतिक संदेशों को वायरल करने का पुराना अनुभव है। साल 2020 से 2022 के बीच में आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया टीम में थे और पहली बार ऑनलाइन गुस्से को बड़े आंदोलन के रूप में खड़ा किया। महाराष्ट्र के संभाजी नगर के रहने वाले दीपके का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। उनके पिता रिटायर्ड इंजीनियर, चाहते हैं कि बेटा समाज सेवा करे, सियासत न करे। दीपक की माताजी भी चाहती हैं कि बेटा सुरक्षित रहे और राजनीति से दूर रहे। अगला नाम है नेहा बोरा। नेहा बोरा जेएनयू से पीएचडी कर रही हैं, लेफ्ट विंग आयसा की अध्यक्ष हैं। जंतर मंतर में जमीनी स्तर पर छात्रों की आवाज बुलंद की है, आंदोलन से जुड़ी जानकारी लोगों और छात्र संगठनों तक पहुंचाई। कड़े तेवर, भाषण और 23 दिनों तक अनशन से चर्चा में आ गई। नेहा के साथ जेएनयू के और दूसरे संस्थानों के छात्र भी जुड़ने लगे। एक और नाम सौरभ दास का है। खोजी पत्रकार सौरभ दास ने सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता का रोल निभाया। प्रदर्शन की तारीख, मांग और सरकार से संवाद की लाइन स्पष्ट की। हिंसा, पुलिस, चोटों और आंदोलन में फैली अफवाहों का जवाब दिया। दिल्ली के सौरभ दास ने एमआईटी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। 18 साल की उम्र में आरटीआई कार्यकर्ता के तौर पर खास पहचान बना ली थी। एक और नाम
आशुतोष राका ने छात्र आंदोलन के एजेंडे को संभाला। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, मुआवजा और केस वापसी का मुद्दा रखा। राका ने राजनीतिक दलों को आंदोलन पर हावी नहीं होने दिया। जयपुर के रहने वाले आशुतोष आईआईटी कानपुर से इन्होंने पढ़ाई की है और बाद में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा हासिल की है। लंदन में एक कंपनी के सलाहकार और कॉरपोरेट क्षेत्र में काम किया है। भारत लौटने पर पर्यावरण और समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रमों में जुटे हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। आपको लिए चलता हूं महाराष्ट्र। दीपके के माताजी और पिताजी क्या कह रहे हैं वो सुनिए। वो हट्टी था ना, इसलिए वो डिमांड पूरी करने वाला ही था। मैं उसको नहीं बोली थी, मगर वो नहीं बोला मम्मी जब तक राजीनामा नहीं होता जब तक मैं घर पे नहीं आता है। मुझे वो बोला भी, मगर मैंने बोली नहीं कि इसको बोली जानते हो बहुत हट्टी है। बोले नहीं मम्मी पापा हट पूरा सकते हैं, सरकार नहीं हट पूरा सकती। नहीं बोले उनको हट ये करना ही पड़ेगा। बोले बच्चों का हट है ये, उनको पूरा करना ही पड़ेगा। बोले पहले बहुत बोले तो पहले डर लग रहा था, अपना बच्चा अकेला उधर है, बच्चों भी है मगर थोड़ा सा डर लगा था। अभी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो पहला मूवमेंट चालू किया उसके मूवमेंट की पहली जीत है, उसके लिए मुझे गर्व है कि मैं अभिजीत का पिता हूँ। तो उसको सपोर्ट करने वाले जो बच्चे थे उसके जैन जी थे, उन्होंने भी बहुत वो रटके रखा, उसके साथ नहीं छोड़ा। ये बस एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। देश के युवा जग चुके हैं। देश के युवा इस देश में जितने समस्याएं हैं उनको हल करेंगे। हम एज अ पार्टी, एज अ मूवमेंट, इस ऑब्वियसली ये खत्म नहीं हो रहा है। अब हम लोग देश भर जाएंगे, युवाओं की बात सुनेंगे। युवाओं के लिए सबसे बेस्ट जो पॉलिसी होगा वो हम लोग लाएंगे। ये युवाओं के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म है, युवाओं के मुद्दे उठाना रहेगा। हम अपने आप को पूरे देश में लेके जाएंगे, उसको संगठित करेंगे और जिस तरह से शिक्षा के मुद्दे पे हमने बात की है उसी तरह आगे जाके बाकी मुद्दों पर भी बात। आपने सुन लिया उन चेहरों को जो इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे थे। वो चेहरे तो चले गए, अपने अपने घर चले गए, अपने दूसरे कामों में व्यस्त हो गए, लेकिन जो प्रदर्शन हुआ उस प्रदर्शन स्थल का हाल देखिए जरा। क्या ये जंतर मंतर की शुरू में मैंने आपको रात की तस्वीर दिखाई, ये सुबह की तस्वीर है। पुलिस जा चुकी है, अभी जगह जगह गंदगी फैली है, कचरा फैला है। एनडीएमसी उसे हटाने का काम कर रही है, बैरिकेड्स हटाने का काम कर रही है, सफाई धुलाई चल रही है जंतर मंतर पर। अब आपको लिए चलता हूं। इस दौरान दिल्ली की मेट्रो बंद थी और प्लेस शाम को लगभग बंद होने लगा था। अब देखिए आज की तस्वीर है, मेट्रो शुरू हो गई है और कनॉट प्लेस में उसी तरह की चहल पहल नजर आने लगी। अब आपको बताऊं आइए कि आखिर दिल्ली में आंदोलन और पाबंदियां दोनों खत्म हो गई हैं। आखिरकार 36 दिन बाद जंतर मंतर खाली हो गया और सेंट्रल दिल्ली के इस इलाके में अब माहौल शांत है। यहां मौजूद हजारों प्रदर्शनकारी अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। दिल्ली पुलिस भी अपने बैरिकेड यहां से ले गई है। धरना स्थल से टेंट, स्पीकर समेत तमाम चीजें हटा दी गई, नारे लिखी गई, दीवारों पर भी दोबारा रंगाई पुताई शुरू हो गई है। एनडीएमसी ने वहां से करीब 60,000 किलो कचरा हटाया है। दावा है इस अभियान में 500 कर्मचारी और कई वाहन लगाए गए थे। दिल्ली मेट्रो का हाल देखिए। अब दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशन पूरी तरह से खुल गए हैं। जंतर मंतर के आसपास के स्टेशनों पर भी पाबंदी नहीं है। प्रदर्शनों के दौरान कई दिन 15 से ज्यादा स्टेशन बंद रहते थे, मगर अब राजीव चौक समेत सभी स्टेशन पूरी तरह से सामान्य और नॉर्मल हो गए हैं। आइए सुनवाते हैं आपको, सुनिए जरा। हमारे सहयोगी पहुंचे, उनकी रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर। मेरे ठीक पीछे का मंजर देखिए आप। यहाँ पर इस वक्त आपको कोई भी जो शख्स है, कोई भी प्रोटेस्टर इस वक्त दिखाई नहीं देगा। धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के बाद ये जो जगह है वो बिल्कुल पूरी तरीके से खाली कर दी गई है। आप देखें दिल्ली पुलिस के स्टाफ जो है, पर्सनल जो है दिखेंगे आपको। उसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ यहाँ पर सीआरपीएफ के जो जवान है वो भी देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो ये वही स्पॉट है जहाँ पर इस वक्त सिक्योरिटी पर्सनल जो गश्त कर रहे हैं वो यहीं
पर स्टेज लगा था, आलिशान सा स्टेज लगा था। यहीं पर हमने देखा कि बड़ी संख्या में सिक्योरिटी फोर्सेस के प्रेजेंस में जो है यहाँ पर जो है लगातार तकरीबन पिछले 30 दिनों से ये प्रोटेस्ट जो है स्टूडेंट्स अपनी जारी रखे हुए थे। और आज अगर आप देखें तो बिल्कुल सन्नाटा पसरा है यहाँ पर आपको एक भी स्टूडेंट दिखाई नहीं देगा। तो सिचुएशन जो है वो इस वक्त सामान्य है। दूसरी तरफ एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया तो अब देश के अलग अलग राज्यों में दूसरे शिक्षा मंत्रियों के इस्तीफे की मांग हो रही है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं प्रदर्शनकारी। तुमको देना होगा, लेके रहेंगे, अभी तो ये अंगड़ाई है। कफन बांध के हम घर से निकल चुके हैं देश की शिक्षा नीति बदलने, तो हम छत्तीसगढ़ की भी शिक्षा नीति अब बदल के रहेंगे। इसलिए हम इस सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं और गवर्नर साहब को हम एक आवेदन देंगे कि छत्तीसगढ़ में जो 12वीं के पेपर लीक हो रहे हैं उसकी भी व्यवस्था सुधारी जाए। गजेंद्र यादव को अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि अगर आप छत्तीसगढ़ में अगर किसी भी तरीके का पेपर लीक या कहीं भी तरीके का कुछ भी स्टूडेंट्स के साथ गलत होगा तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे और उनसे भी इस्तीफा लेंगे। और सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, राजस्थान लिए चलता हूं, जयपुर में भी। इसके अलावा देखिए जयपुर के शिक्षा मंत्री के भी इस्तीफे की मांग हो रही है। देखिए क्या हो रहा है। दूसरी तरफ पटना से तस्वीर आई। पटना में तेज प्रताप यादव को पुलिस ने उठा लिया। पटना मॉल की तस्वीर आप देख रहे हैं। तेज प्रताप भी नीट पेपर लीक में प्रदर्शन कर रहे थे और जो दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा था उसका साथ देने के लिए निकले थे और उसके बाद देखिए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। तो आज ये घटनाक्रम हुआ। दूसरी तरफ बड़ी चीज ये हुई कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे चुके, देश को नए शिक्षा मंत्री मिल गए। आज से नए शिक्षा मंत्री ने कार्यभार संभाल लिया है। नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी दफ्तर पहुंचे। डॉक्टरेट कर लेता हूँ इधर शिक्षा मंत्री दफ्तर पहुंचे, उधर पीएम मोदी ने देखिए एक और वीडियो जारी किया और बताया आगे की तैयारी क्या है। कदम उठा रही फ्रेंच विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो पीएम मोदी कह रहे हैं टास्क फोर्स और नया कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ एक्शन में आ गए शिक्षा मंत्री भी। आज ही शिक्षा मंत्री ने कार्यभार संभाला और अधिकारियों के साथ बैठक की है। तो शिक्षा मंत्री की अब कोशिश भी होगी कि जहां जहां जो लीकेज है, जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उन्हें ठीक करना है शिक्षा सुधार के क्षेत्र में। और दूसरी तरफ पूरे देश की नजर भी उन पर होगी। तो देखिए जरा, नए शिक्षा मंत्री ने कार्यभार संभाला और क्या क्या काम किया है आज। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय संभाला और शनिवार शाम करीब 8:15 पर उन्हें शिक्षा मंत्रालय का प्रभार मिला। रविवार सुबह मंत्रालय पहुंचकर उन्होंने कार्यभार संभाल लिया। पदभार संभालते ही शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की,
नए शिक्षा मंत्री की बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी भी आपको नजर आ रहे हैं। पहली मीटिंग में शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया है, कहा सरकारी काम या इंतजाम में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। प्रहलाद जोशी की गिनती पीएम मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री और नेताओं में होती है। खाद्य उपभोक्ता मामले और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग भी उनके पास है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट भी वो देखते हैं। अब आपको बताऊं, प्रहलाद जोशी 2004 में पहली बार कर्नाटक के धारवाड़ से लोकसभा के सांसद हुए और फिर लगातार 5 बार वो इसी सीट से सांसद चुने गए। 2019 में पीएम मोदी की दूसरी सरकार में उन्हें संसदीय कार्य मंत्रालय मिला था। कर्नाटक के कद्दावर नेता को मोदी ने कोयला और खनन मंत्री बनाया। प्रहलाद जोशी को सरकार और संगठन में काफी भरोसेमंद और कड़क माना जाता है। कर्नाटक के ब्राह्मण प्रहलाद जोशी अपने करियर में कोई चुनाव नहीं हारे। 2012 से 2016 तक वो कर्नाटक में बीजेपी अध्यक्ष रहे, पार्टी का काफी विस्तार किया है। संसदीय कार्य मंत्री रहे तो कई अहम विधेयक पास कराने में अहम भूमिका निभाई। महिला आरक्षण बिल 2023, 3 तलाक और आर्टिकल 370 को हटाना का क्रेडिट उन्हें जाता है। नए शिक्षा मंत्री की शुरुआती शिक्षा रेलवे स्कूल और न्यू इंग्लिश स्कूल हुबली में हुई। फिर धारावाड़ के एस आर्ट्स कॉलेज से आर्ट्स में ग्रेजुएशन यानी बीए किया है। इसके बाद वो पूरी तरह समाज सेवा और राजनीति में सक्रिय हो गए। राजनीति में आने से पहले वो कई साल आरएसएस से भी जुड़े रहे। 21 करोड़ की संपत्ति के मालिक प्रहलाद जोशी के पास अपनी कोई गाड़ी और कार नहीं है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं नए शिक्षा मंत्री। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा विश्वास रख के मुझे ये जिम्मेदारी सौंपा है। पूरा डिटेल से जो भी इधर अभी हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया हूँ। बेहतर शिक्षा मंत्री लाते तो लोग कहते कि धर्मेंद्र प्रधान अब ऐसा लाए हैं जो संसदीय कार्य विभाग देख रहा था। हमने अपनी आंखों से देखा, नहीं चला पाया, मोदी जी निकाल दिया उसको। और मंत्रालय दिए, नहीं कर पाए, निकाल दिए उसको। अब जानबूझ कर दिया गया है कि उससे छोटी लाइन खींचो जब ऊपर वाली बड़ी दिखाई पड़े। तो ये तो धर्मेंद्र प्रधान से ज्यादा भ्रष्ट और अक्षम है। देखिए, प्रहलाद जोशी एक टेम्पररी एजुकेशन मिनिस्टर है। एजुकेशन मिनिस्टर की सर्च और रिसर्च सरकार में चल रही है और बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं। ये उसके ऊपर मोदी जी ने मन बना लिया है हमारी जानकारी। उनको अतिरिक्त प्रभार के रूप में दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। लेकिन शिक्षा मंत्रालय में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। आमूलचूल जब मैं कह रहा हूं, फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड टॉप टू बॉटम, और अब तक सरकार एक्नॉलेज नहीं कर रही थी। देखिए, प्रहलाद जोशी जी नए शिक्षा मंत्री बने और हमें उम्मीद है कि जो काम 12 सालों से हमारी सरकार रिफॉर्म कर रही है शिक्षा में, उसको जारी रखेंगे। अब दिलचस्प यह है कि धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हो गया, लेकिन विपक्ष में खींचतान है, क्रेडिट किसे जाएगा। तो देखिए, इस्तीफे के बाद शिवाजी पार्क में प्रदर्शन हो रहा था, जहां उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों एक साथ मंच पर थे। और आइए अब आपको बताऊं कि आखिर कैसे लिखी गई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की स्क्रिप्ट। सबसे पहले देखिए, पहले मंत्री को समर्थन। आंदोलन के बीच सरकार धर्मेंद्र प्रधान के साथ मजबूती से खड़ी दिख रही थी। यह तय हुआ था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, लेकिन अंदर खाने इसको लेकर कई बैठकें हो रही थी। वांगचुक को जंतर मंतर से, यह तस्वीर आप देख रहे हैं, वांगचुक को जंतर मंतर से उठाने के बाद माहौल बदल गया। संसद मार्च के बाद दबाव बढ़ा। 20 जुलाई को संसद मार्च की तस्वीर देश भर में देखी गई। इसके बाद आंदोलन के समर्थन में लोग और जुटने लगे। सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी में 2 राउंड की बैठक भी हो चुकी थी, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी थी। उसके बाद देखिए, विपक्ष ने मोर्चेबंदी शुरू कर दी। दूसरी तरफ संसद में विपक्ष इस मांग पर अड़ा हुआ था कि राहुल और अखिलेश हर दिन इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे थे। सरकार आंदोलनकारियों और विपक्ष के साथ 2 मोर्चों पर भिड़ी। 2027 में 5 राज्यों के चुनाव पर आंदोलन का असर होने की आशंका थी। साथ ही संघ में मंथन शुरू हुआ। सीजेपी का अल्टीमेटम भी आ गया। सूत्रों के मुताबिक संघ के नेताओं की भी इसको लेकर बैठक हुई।
दूसरे राउंड की बैठक में सीजेपी ने सरकार को अल्टीमेटम दिया। वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पर मानने के मूड में नहीं थे। साथ ही ऐसा न होने पर दोबारा संसद मार्च का ऐलान कर दिया गया। बीजेपी के दिग्गज मुरली मनोहर जोशी का बयान छात्रों के समर्थन में आ गया। इसके बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संवाद पर जोर दिया। देश में फैली आंदोलन की आग, आंदोलन जंतर मंतर से होते हुए उसके बाद कई राज्यों तक पहुंच चुका था। साथ ही इसमें अधिकतर युवा थे जो आंदोलन में शामिल थे। 2014, 2019 और 2024 में जीत में इन वोटरों का अहम योगदान रहा एनडीए की जीत में। बीजेपी इन वोटर्स को नाराज करने का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तीसरे राउंड की बैठक से पहले धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान इस पर। मैं सलाम करता हूं उन बहादुर तालिब इल्म को और उन तुलबाओं को जिन्होंने कई हफ्तों से जंतर मंतर पर बैठकर ऐसा मंत्र पढ़ा कि मोदी को रात के 12 बजे ये चाह रहे थे अराजकता फैलाना। नरेंद्र मोदी युवाओं के भविष्य के साथ संवेदनशील है। वो देश की चिंता करते हैं और वो जीत और हार से चिंता करते हैं। अंतर इतना है। यही तो देश की ताकत है, यही नया भारत है जो सवाल पूछता है। और सवाल सरकार से पूछना जरूरी है, जवाब सरकार से आना जरूरी है। अगर नहीं आया तो ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं होती रहती। अभी तो आंदोलन खत्म हो गया, अभी तो ये क्या चालू है, ये क्रेडिट लेने की बात है। और वांगचुक जी की जो पत्नी है उन्होंने खुद ही कहा था कि ये कांग्रेस की नौटंकी है, ये कांग्रेस का तमाशा है। क्या है, जंतर मंतर में आंदोलन बैठे हैं और राहुल गांधी जाते हैं प्रधानमंत्री के निवास पर। क्या है ये धर्मेंद्र जी का इस्तीफा उन सब विदेशी ताकतों को जो देश में हिंसा कराना चाहते थे, बांग्लादेश की तरह, श्रीलंका की तरह, उनके मंसूबे खत्म हो गए। और इसलिए मैं मानता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो काम किया है उसके लिए मैं उनको बधाई भी देता हूं।